नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी अच्छी हो गई होगी आज, क्योंकि आप सभी का पेपर है। आप लोग एक बार रिवीजन करके जाइएगा और साथ ही साथ यह टॉपिक भी देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है आपसे पेपर में पूछ दे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक की श्रेणी में आता है। तो चलिए बहुत ही जल्दी हम बात कर लेते हैं इस टॉपिक पर। बस दोस्तों, आपको इस वीडियो को देखने के पास अपने मित्रों के पास शेयर कर देना है और आपको कुछ नहीं करना है। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सार्वभौमिक डिज़ाइन मॉडल यानी कि यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल क्या है, पेपर में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। बस हम इसको अपने तरीके से समझेंगे कि आखिरकार यह प्रश्न कहना क्या जा रहा है, इसमें पूछा क्या जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें विद्यालय के उन तत्वों की पहचान की जाती है। यानी कि जो सार्वभौमिक डिज़ाइन मॉडल होता है वो विद्यालय का होता है, एक संस्थान का होता है, एक कॉलेज का होता है। और उस विद्यालय में उन तत्वों की पहचान की जाती है जो बच्चों के उपयोग में बाधक होते हैं। यानी कि वो चीज़ें पहचानी जाती हैं जो बच्चों के उपयोग में बाधक होती हैं। बच्चे जहाँ पर सही ढंग से नहीं जा सकते, बच्चे अगर मान लीजिए कोई भी गेट है वहाँ से आने में उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, तो उन सभी चीज़ों को पहचाना जाता है सार्वभौमिक डिज़ाइन मॉडल के आधार पर। यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि उसका किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है। यानी कि अगर सीढ़ियाँ हैं तो हम रैंप की व्यवस्था कर देंगे, अगर सीढ़ियाँ हैं तो हम लिफ्ट की व्यवस्था कर देंगे। तो यह भी सुधार किया जाता है कि हम उसको किस प्रकार से उनका हम अनुकूलन कर सकते हैं। दोस्तों, सार्वभौमिक डिज़ाइन मॉडल आपका बिल्कुल और बिल्कुल जो समावेशी विद्यालय है एज इट इज़ बराबर समझिए। जो समावेशी विद्यालय है उसी को बराबर समझिए आप लोग सार्वभौमिक डिज़ाइन मॉडल को। आगे बात करते हैं हम। सर्वप्रथम सुगमता लेखा परीक्षक की स्तुति को क्रियान्वित करने के लिए योजना विकसित करने पर विचार किया जाता है। इसके बाद कार्य योजना को विद्यालय योजना के साथ जोड़ दिया जाता है। यानी कि सर्वप्रथम क्या किया जाता है दोस्तों, जो परीक्षक स्तुति होती है उस पर क्रियान्वयन किया जाता है और योजना विकसित की जाती है। देन उसके बाद में विद्यालय के साथ में उस योजना को जोड़ दिया जाता है और फिर उसकी क्या की जाती है, समीक्षा की जाती है। यानी कि योजना कराने के बाद उसमें क्या कमियां रह गई, क्या कुछ अभी बदलाव और करना है, इसकी भी समीक्षा की जाती है। कार्य योजना में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है जिनमें बदलाव लाना है और आवश्यक सुधार लाने के लिए एक समय सीमा भी निर्धारित की जाती है। यानी कि जो भी हमको उस डिज़ाइन मॉडल के आधार पर हमको सुधार लाना है उसमें हम समय सीमा भी निर्धारित करते हैं। बहुत ही जो आपकी ये भाषा है सरल भाषा है। और जो परियोजनाएं चल रही हैं उसकी निगरानी की जाती है और विद्यालय वातावरण में 8 भागों में सुगमता को बांट दिया गया है। और उन 8 भागों को अब हम देखेंगे। जो पहला भाग है आपका वो है बाहरी विद्यालय वातावरण, और जिसके अंतर्गत दोस्तों 4 चीज़ें आती हैं। बाहरी विद्यालयी वातावरण के अंतर्गत 4 चीज़ें आती हैं। परिवहन की कड़ियाँ, आगमन एवं प्रस्थान, बाहरी पर्यावरण, जो बाहरी परिवहन मार्ग और स्थान निर्धारण। तो जो आपकी परिवहन की कड़ियाँ क्या होंगी दोस्तों, परिवहन की कड़ियों में जो आपका अब ये मान के चलिए परिवहन की कड़ियाँ क्या, संकेत हम अगर बच्चे को लगा देंगे, अगर संकेत माध्यम का यूज़ कर देंगे तो बच्चा अच्छे से अपने क्लास तक जा सकता है। श्रव्य संकेत अगर हम लगा देंगे, श्रव्य चेतावनियाँ, जैसे किसी भी प्रकार की अगर असुविधा हो रही है बच्चे को, अगर कोई भी आगे ऐसी चीज़ है जिसको बच्चा नहीं जान पा रहा है तो वहाँ पर हम क्या श्रव्य चेतावनियाँ लगा देंगे दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। तो क्या होगा, वो समझ जाएंगे। स्पर्श फर्श, यानी कि जो स्पर्श करने वाली जो स्पर्शीय फर्श होती है उसका यूज़ कर देंगे। जो टेक्टाइल्स जिनको हम बोलते हैं उनका यूज़ कर देंगे। तो क्या होगा, सुगम्यता से सभी बच्चे और सभी अधिकारी पैदल या हो या किसी भी वाहन से हो अपने गंतव्य स्थान तक जा सकते हैं या अपने स्थान तक जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपका है आगमन एवं प्रस्थान। तो दोस्तों आगमन एवं प्रस्थान के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, निर्धारित किए गए मार्ग को पैदल मार्ग से पूर्णतः अलग रखना चाहिए। यानी कि जो इन बच्चों के लिए निर्धारित किया जाता है मार्ग, इन मार्ग को पैदल मार्ग से पूर्णतः अलग रखना चाहिए।
जिससे कि बच्चों को आने जाने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। जहाँ तक होता है कि अभिभावकों की कार विद्यालय के मैदान में पहुंच जाती है तथा गाड़ी चलने वाली रास्ते पर उपयुक्त समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए और उसको जो गाड़ियां हैं वो एकल मार्ग में ही चलने का प्रावधान होना चाहिए। ये आगमन एवं प्रस्थान की विधियां थी। और साथ ही साथ पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए और विद्यालय क्षेत्र में प्रवेश द्वार जो है वो निकट स्थापित करना चाहिए, नज़दीक स्थापित करना चाहिए। तो ये आपका था आगमन एवं प्रस्थान के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका है बाहरी परिवहन मार्ग। तो इसके अंदर बाहरी परिवहन मार्ग क्या होगा? सुगम्य परिवहन मार्ग सभी उपभोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित एवं स्वतंत्रता का अवसर प्रदान करता है। जो कोई भी मार्ग बनाया जाएगा बच्चों के लिए वो सुरक्षित बनाया जाएगा, स्वतंत्रता के लिए बनाया जाएगा तथा समतल स्थान पर सीढ़ी व रैंप का विकल्प सुनिश्चित कराया जाता है। यानी कि हम सीढ़ी का विकल्प भी यूज़ कर सकते हैं, रैंप का विकल्प भी यूज़ कर सकते हैं। मार्ग जो होना चाहिए, जो रास्ता होना चाहिए दोस्तों, वह कैसा होना चाहिए? चौड़ा होना चाहिए। और जहाँ पर व्हील चेयर या बैसाखी किसी भी प्रकार से जो बच्चे हैं वो आ जा सकें। तो ये आपका हो गया बाहरी पर्यावरण मार्ग के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका निर्धारण, जो स्थान निर्धारण है उसके अंतर्गत क्या क्या होगा? स्थान निर्धारण से तात्पर्य उस परिस्थिति से है जिसमें एक निश्चित स्थान पर सभी बच्चों को विद्यालय के लिए वाहन में लाया जाए और एक ही स्थान पर सभी बच्चों को वापस उसी स्थान से घर पहुंचाया जाए। यानी कि जहां से बच्चों को छोड़ा जाए वहीं से बच्चों को ले जाया जाए। स्थान निर्धारण के अंतर्गत उस स्थान का निर्धारण कर देना चाहिए। दूसरा आपका विद्यालय प्रवेश द्वार। विद्यालय प्रवेश द्वार कैसा होना चाहिए? तो जो दोस्तों जो चौखट होती है विद्यालय का, जो प्रवेश द्वार होता है वो जो चौखट होती है वो बिना सीढ़ी की होनी चाहिए। यानी कि अगर हम चौखट को सीढ़ी नुमा बना देंगे तो बच्चों को आने जाने में परेशानी होगी। चौखट बिल्कुल जो होनी चाहिए, जो गेट होगा उसकी जो चौखट होगी बिल्कुल समतल होनी चाहिए जिससे किसी भी प्रकार का बच्चा अंदर आ जा सके। वहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं लगी होनी चाहिए और 300 मीटर तक लगभग ढलान होनी चाहिए। अगर सीढ़ियाँ हैं तो उसके पास में ढलान भी होनी चाहिए लगभग 300 मीटर तक। 300 से अधिक ढलान है तो सीढ़ियाँ होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं घूमने वाले दरवाजे लगे होने चाहिए। ऐसा दोस्तों घूमने वाले जो दरवाजे हैं अगर हम उनको लगा देंगे तो क्या होगा? बच्चे सुगम्यता से अंदर नहीं जा सकेंगे। जैसे जो गामक अक्षम बच्चे हैं, अगर हम घूमने वाले दरवाजे लगा देंगे तो हम ही लोग उसमें चकरा जाते हैं, हम ही लोग उसमें घूम जाते हैं, तो वो बेचारे कैसे उसके अंतर्गत सुगमता से जा सकेंगे? तो बिल्कुल डोर ऐसा होना चाहिए जो बड़ा होना चाहिए, किसी भी प्रकार की बच्चों को आने जाने में असुविधा ना हो। साथ ही साथ प्रवेश द्वार जो होना चाहिए चारों तरफ से परिवहन से जो भीड़ भाड़ है वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, कम से कम भीड़ भाड़ होनी चाहिए जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो बच्चे को अंदर जाने के लिए। कर्मचारी व विद्यालय को यह जानकारी होनी चाहिए कि जिन अक्षम विद्यार्थियों को प्रवेश द्वार पर दरवाज़ा खोलने या सामग्री ले जाने में कठिनाई होती है उन्हें सहयोग प्रदान करना चाहिए। यानी किसी भी प्रकार के अगर बच्चे को किसी भी सामान को ले जाने में, किसी भी अपनी वस्तु को ले जाने में दिक्कत होती है तो क्या दोस्तों उनके लिए एक जो दरवाज़ा खोलने के जो लगे होते हैं उनके लिए उनको मदद करनी चाहिए उनको, जिससे कि प्रवेश करने में उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब हम बात करते हैं नंबर तीसरे पर आंतरिक परिवहन पर। यह तो आपका प्रवेश द्वार की बात हो गई। आंतरिक परिवहन कैसा होना चाहिए? आंतरिक परिवहन ऐसा होना चाहिए जिससे कि विद्यालय के अंदर सभी क्षैतिज परिवहन बिना सीढ़ी या ढलान के समतल होने चाहिए। यानी कि बिना सीढ़ी या ढलान के सभी समतल चीज़ें होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की ढलान नहीं होनी चाहिए आंतरिक परिवहन के अंतर्गत। अगर सीढ़ियाँ व ढलान उपयुक्त हैं तो लिफ्ट भी लगा देनी चाहिए जिससे कि बच्चा खुद को सुरक्षित महसूस कर सके और एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सके। समय सारणी के अनुसार बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना चाहिए।
रास्ता खोज। चौथा पॉइंट है आपका रास्ता खोज, यानी कि रास्ता को खोजने के लिए जिस पथ पर वो जा रहे हैं उसको किस प्रकार से खोजना है, इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों कितनी चीज़ें होती हैं रास्ता खोजने के लिए। रास्ता खोजने के लिए उभारदार अक्षर होने चाहिए, जिससे कि जो हमारे दृष्टि अक्षम बालक हैं उनको महसूस करके पढ़ सकें। प्रतीक चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए, प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। ब्रेल लिपि का यूज़ करना चाहिए। क्या दोस्तों, ब्रेल लिपि का यूज़ करना चाहिए और टेक्टाइल्स का यूज़ करना चाहिए। और कहाँ कहाँ पर यूज़ करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, कहाँ कहाँ पर यूज़ करना चाहिए। इस पर भी बहुत बड़ी बात है कि रास्ता खोजने के लिए कहाँ कहाँ पर यूज़ करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तो पहला तो आपका स्वागत कक्ष पर, यानी कि जो कक्षा का गेट है वहाँ पर। दूसरा आपका प्रधानाचार्य कक्ष पर, जो प्रधानाचार्य का कक्ष है वहाँ पर। तीसरा आपका शौचालय, क्योंकि दोस्तों शौचालय मेल्स का या फीमेल्स का, यह भी ध्यान रखने के लिए वहाँ पर भी इन सभी चीज़ों का प्रयोग होना चाहिए। सीढ़ियों में रंग एवं सूचकों में संकेत दिए होने चाहिए, जिससे कि किसी भी आगंतुक को रास्ता साफ नजर आए, उसको खोजना ना पड़े। स्पर्शीय नक्शा भी वहाँ पर होना चाहिए। स्मार्टफोन, जीपीएस सभी सुविधाएं होनी चाहिए। रास्ता खोजने के लिए सभी प्रकार की विद्यालय के अंदर सुविधाएं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं क्षैतिज परिवहन की। क्षैतिज परिवहन कैसा होना चाहिए, यानी कि जो विद्यालय की गैलरीज हैं वो कैसी होनी चाहिए और दरवाजे कैसे होने चाहिए। दरवाजे विशेषकर चौड़े होने चाहिए, जिससे कि कोई भी चीज़ हो, चाहे व्हील चेयर हो या किसी भी प्रकार की सामग्री हो जो बच्चे ले जाना चाह रहे हो, बहुत ही सुगमता से ले जा सकें। गलियारा कैसा होना चाहिए, यानी कि गैलरी कैसी होनी चाहिए। जब हम क्लास के अंदर जाएंगे तो उसके बाहर जो गैलरी होती है वो कैसी होनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके कि सभी लंबी यात्रा के लिए योजना बनाई जाए और जो गामक अक्षम बच्चे हैं उनकी योजना में व्हील चेयर या किसी भी प्रकार की कितनी भी चीज़ें हो, गलियारे में रेलिंग लगी होनी चाहिए, जिससे कि वयस्क बच्चे जो हैं आ जा सकें। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक विद्यालय का स्ट्रक्चर ही आपको तैयार करना है आपका यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल के अंतर्गत। अब लंबवत परिवहन में क्या दोस्तों, लिफ्ट लगी होनी चाहिए। जितनी भी मंजिलें हैं, ज़्यादा मंजिलें हैं तो बच्चों को आने जाने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। जो गतिशील बच्चे हैं, जो बच्चे चल लेते हैं, चल फिर लेते हैं, उनके लिए तो ठीक है। जो बच्चे सही से नहीं चल पाते तो दोस्तों उनके लिए लिफ्ट लगी होनी चाहिए, क्योंकि अगर 5 मंजिले पे बच्चे को जाना है तो वो कैसे बेचारा चल के जाएगा। और ढलान व सीढ़ियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि व्हील चेयर, रैंप की व्यवस्था हो जाएगी और व्हील चेयर आसानी से आ जा सकेगी क्लास के अंदर तक। विद्यालय की सुविधाएं, विद्यालय का नक्शा जो होना चाहिए, सभी क्लासों में प्रकाश जाना चाहिए। शौचालय की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। स्वागत कक्ष होना चाहिए। ये सभी चीज़ें होनी चाहिए विद्यालय की सुविधाओं के अंतर्गत। विद्यालय विशेषज्ञ कक्ष, तो दोस्तों विशेषज्ञ कक्ष के अंतर्गत आपके इतने कक्ष आते हैं, यानी कि सहायक शिक्षण सामग्री, रिसोर्स रूम होना चाहिए, सहायक शिक्षण सामग्रियाँ होनी चाहिए वहाँ पर। चौखट से मुफ्त प्रकाश होना चाहिए और ध्वनि एवं संरचना, ध्वनि जो होनी चाहिए उसकी संरचना होनी चाहिए। और जो आपकी सहायक शिक्षण सामग्रियां हैं वो होनी चाहिए उसके अंतर्गत। खेल एवं व्यायाम की उचित व्यवस्था करानी चाहिए, किस प्रकार से बच्चे खेल सकते हैं। जलपान गृह, यानी कि जो वाटर कूलर होता है उसको लगाना चाहिए। काटने का जो यंत्र होता है, मसाले काटने का जो यंत्र होता है, व्हील चेयर होता है, ये सभी चीज़ें कुल मिला के खाना खाते समय जब बच्चे जलपान गृह में हैं, अगर मान लीजिए बच्चे कैंटीन में हैं तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जलपान गृह किसको बोलते हैं दोस्तों, कैंटीन को बोलते हैं ना। तो वहाँ पर क्या उनके अनुसार जो जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए वहाँ पर अगर नमक रखा है या वहाँ पर अगर चटनी रखी है, किसी भी प्रकार के मसाले रखे हैं, तो क्या दोस्तों उनके अनुसार होनी चाहिए कि वो उन डिब्बों से वो सामान ले सकें, वो चीज़ ले सके जो उनको चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके हाथों में दिक्कत होती है या उनको पकड़ने में दिक्कत होती है, तो क्या दोस्तों उनके अनुसार ही चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्यालय
प्रयोगशाला, विद्यालय में प्रयोगशाला होनी चाहिए जहाँ पर बच्चे अच्छे से आ जा सकें। कार्यालय को चारों तरफ से घिरा होना चाहिए और वहाँ पर बेंच पड़ी होनी चाहिए और उपकरण एवं भंडारण होना चाहिए। वहाँ पर किसी भी प्रकार के बच्चे को ऐसे उपकरण नहीं रखे होने चाहिए प्रयोगशाला में जिससे कि किसी भी प्रकार के बच्चे को हानि हो सके। कंप्यूटर कक्ष होना चाहिए और कक्ष कैसा होना चाहिए कि जो प्रकाश हो वहाँ पर मुक्त हो, स्क्रीनिंग होनी चाहिए, मेज की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, पुस्तकालय होना चाहिए जहाँ पर सभी प्रकार की पुस्तकालय रखी, जो पुस्तकें हैं वो रखी हो। तो इस प्रकार से आपका जो यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल है वो समाप्त होता है और आपको केवल और केवल अपने माइंड में सेट करना है कि कितनी चीज़ें हैं, यानी कि जो आपकी ये हेडिंग्स हैं केवल अगर आप इनको याद कर लेंगे तो आपका ये जो मॉडल है बिल्कुल और बिल्कुल तैयार हो जाना है। इसको बिल्कुल आपको छोड़ के नहीं जाने वाला। और आप इसको अगर समावेशी शिक्षा का विद्यालय आपसे पूछा जा रहा है तो अगर आप इस यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल को लिख रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा का एक विद्यालय ही यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल सेम टू सेम है आपका। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।